सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। नाजरीन, कल भी हमने आपको COP 29 के हवाले से, जो अभी बाकू में इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमने उसके हवाले से आपको आगाह किया। नाजरीन, पाकिस्तान देखा जाए अपने हवाले से वो दुनिया के जो कार्बन एमिशन है उसके 1% से भी कम जो है पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दुनिया का 8वां क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। और अब जो हमारे सामने इसके नताइज आ रहे हैं कि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इवन अब ये हमारे नॉर्दर्न एरिया जैसे नौशेरा, पेशावर, मर्दान, यहाँ तक स्मोक दूर दूर तक फैल चुकी है। इससे बच्चे बूढ़े बहुत शदीद तरीके से मुतासर हुए, चाहे उनके कारोबारी मामलात हों, स्कूल्स बंद हैं। तो आई थिंक आज हम प्रोग्राम का आगाज़ इसी से करते हैं। इंडेक्स के हवाले से लाहौर इस वक्त नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये नंबर 1 वो है, उस लिस्ट का नंबर 1 है कि दुनिया में तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जहाँ है उस लिस्ट में लाहौर नंबर 1 पे है। तो ये काफ़ी संगीन सूरत हाल है। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि अब 3 साल की बच्ची को हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत का दरवाज़ा खटकाना पड़ रहा है। IQ एयर के मुताबिक लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर बन गया है। 13 मिलियन की आबादी वाले शहर में अब लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। हुकूमत पंजाब की नाअहली की वजह से हर तरफ जहरीली स्मोक का राज है। ये कोई मामूली मसला नहीं, और अनफॉर्चुनेटली आवाम को भी अब ये जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे वक्त पे जब पंजाब स्मोक के अंदर झोंक दिया गया है, वो जब मुल्क से बाहर बैठेंगे तो अनफॉर्चुनेटली ये तो होगा। और नाज़रीन, इससे यही पता चलता है कि स्मोक से बच्चों के फेफड़ों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और उन्हें इसकी वजह से निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और दमे का ख़तरा बढ़ रहा है। लेकिन हुकूमत के पास इस मसले को हल करने का कोई ठोस प्लान नहीं, सिर्फ आर्जी इक़दाम किए जा रहे हैं, जैसे स्कूल बंद करना और गवर्नमेंट मुलाजिमिन को घर से काम करने की हिदायत करना। बिल्कुल। और 3 साल अमल सुखेरा ने अपनी पिटिशन में कहा है कि वो अपने दोस्तों और आने वाली नस्लों के लिए इंसाफ चाहती हैं। आर्टिकल 9A के तहत हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करें। नाज़रीन, यहाँ पे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट ने बताया है कि सिर्फ एक हफ्ते में हज़ारों मरीज सांस की तकलीफ मुश्किलात के साथ अस्पताल पहुँचे हैं, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पास इसका कोई हल नहीं है। मसनूई बारिश कराने की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन और शादी हॉल्स को 10 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन आप खुद बताएं कि क्या ये सब जो इक़दाम है, क्या इससे जो स्मोक का इतना बड़ा इशू है वो हल हो सकता है, या फिर इसके लिए कोई तवील मुद्दती प्लानिंग की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए जो काम किए जा रहे हैं। और यही बहुत बड़ा इशू है, ये कई अरसे से चल रहा है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब को, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को और सिटी ट्रैफिक पुलिस को नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये आता है कि इससे हुकूमत को क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। हुकूमत की कारकर्दगी देखकर तो यही लगता है कि नोटिस भी उन तमाम फाइलों में दफन हो जाएंगे जहां वो तमाम ऐलानियाँ दफन हैं, जिनके ऊपर आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। बिल्कुल, हुकूमती वज़ीर का बयान ये आया है कि लोग रज़ाकाराना तौर पर मास्क पहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, वरना मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। यानी जो उनके अपने फेलियर्स हैं और शॉर्ट कमिंग्स हैं, अब उसकी भी जिम्मेदारी आवाम पे डाली जा रही है। और जो बेसिकली जो पूरा मामला है, इससे 13 मिलियन लोग जो लाहौर के मकीन हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला जा रहा है। 2016 में भी 7 साल रबाब अली ने हुकूमत पर मुकदमा दायर किया था, ये कहते हुए कि हुकूमत ने उसकी और आने वाले नस्लों की सेहतमंद ज़िंदगी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। अफसोस की बात यह है कि इसके बावजूद आज तक पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं लिए। रबाब ने कहा था कि वो चाहती है कि हुकूमत उसे और उसके दोस्तों को एक महफूज माहौल फराहम करे जिसमें वो परवरिश पा सकें। लेकिन देखें कि आज पंजाब में क्या हाल है। स्मॉग, आलूदगी और माहौलियाती तबाही उरूज पर है। हुकूमत की गफलत की वजह से हर साल लाहौर दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर जाता है, और ये वाहिद लिस्ट है जिसमें लाहौर नंबर 1 पर होता है। बिल्कुल, क्योंकि खाना तो लाहौर में नंबर 1 बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो नाज़रीन, अभी हमने आपको रबाब के केस के हवाले से बताया। उनके जो वालिद हैं, जो कि एक एनवायरमेंटल लॉयर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेटी की पिटिशन दायर की
और चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे उन्होंने रजिस्ट्रार के फैसले को मुस्तरद करते हुए ये तारीखी फैसला दिया कि नाबालिग शहरी भी पब्लिक इंटरेस्ट केस दायर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमने आपको ये केसेस के बारे में बताया और जो इनएक्शन है स्टेट की तरफ से उसकी वजह से अब लोग कितना कर रहे हैं, और हमने बताया कि अब एक बच्ची ने 3 साल की बच्ची है अमल सुखेरा, उसने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अमल जो कि एक 3 साल की बच्ची है उससे हम सबको सीखना चाहिए, उसने पटिशन दायर की और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है जहांजेब सुखेरा साहब को जो कि अमल के वालिद भी हैं और वकील भी हैं जो कि उनका केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो जहांजेब साहब। फर्स्टली आई वुड लाइक टू कमेंड यू कि आपने इतनी अच्छी तरह से रेज़ किया कि एक बच्ची 3 साल की उम्र में बहुत हमारे जैसे लोगों से ज़्यादा उनको एहसास है कि ये इतना बड़ा इशू को शी हैज़ टेकन द स्टेप। मैंने तो कुछ रेज नहीं किया, ये हर घर के अंदर यही बात हो रही है। मुझे मौका मिला कि मैं उन तमाम लोगों की आवाज़ अदालत में लेके जा सका, और इसके अंदर खाली यही है जी कि मेरा ये पेशा है, मैं ये कर सकता हूँ। मुझे मालूम है जब मेरी बेटी मेरे से पूछती है कि मैं बाहर क्यों नहीं खेल सकती आज, या मैं स्कूल क्यों नहीं जा रही, तो यही बातें हर घर में हो रही हैं। सुखेरा साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती थी कि आप वो मोमेंट हमारे लिए रिकॉल कर सकते हैं कि जब पहली दफ़ा अमल ने आपसे बात की जो है वो स्मोक के हवाले से, और आपका क्या रिएक्शन था उस पर? मैं जी अक्सर दफ्तर जब जा रहा होता हूँ तो मैं अमल को पहले स्कूल ड्रॉप करता हूँ और फिर मैं दफ्तर जाता हूँ। अमल 2 साल की होने वाली थी जब से वो स्कूल जा रही है, क्योंकि उसकी वालदा भी एक वकील है, तो हमें मौका मिल जाता था कि जी 2 घंटे अब काम कर लें सुकून से। आपको पता है कि वो स्कूल जा रही है। तो एक दिन स्कूल के रास्ते में यही स्मोक की हालात थे, तो उसने कहा कि जी ये धुंधला धुंधला है, ये सन किधर है। सन ढूंढ रही थी वो सुबह। साथ उसको खांसी भी आ रही थी, उसकी आंखों में पानी भी आ रहा था। जब उसको मैंने स्कूल छोड़ा तो मालूम ये होता है कि स्कूल के अंदर और बच्चे भी उसी तरीके से सफ़र कर रहे थे। तो अमल ने टीचर से पूछा कि जी क्या वजह है कि हम सब इस तरीके से फील कर रहे हैं, और उसको बताया गया कि जी वो स्मॉग चीज़ होती है और स्मॉग की वजह से स्मॉग के असरात हैं आप पे। जब वो घर आई तो उसने हमें बताया कि जी स्मॉग होती है, स्मॉग की वजह से खांसी होती है और आंखों से पानी आता है। तो उससे ये बात शुरू हुई, और फिर ये अब जो स्टेज पे हम हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट। What is the possible remedy that you are seeking through this petition, अगर आप बता सकें? हमारा तो जी बड़ा एक सिंपल सा मौक़िफ़ है और सिंपल सी इस्तदा है अदालत से। हमारा कहना ये है कि जो पंजाब के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज हैं, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी जो शिक नंबर 15 है वो ये कहती है कि कोई भी ऐसी मोटर व्हीकल पंजाब में नहीं चलाई जाएगी जिसकी एमिशन एक मखसूस स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। अगर तो आपने इस शिक को वाकई नाफिज करना है तो फिर आपको ये पता लगाना होगा कि पंजाब में जो तमाम व्हीकल्स हैं क्या इनके स्टैंडर्ड्स के एमिशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड से नीचे हैं या ऊपर हैं। ये पता लगाने के लिए आपको हर व्हीकल को, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, बस हो, वैन हो, मोटरसाइकिल, रिक्शा, जो भी मोटर व्हीकल है, इसको एक मखसूस पीरियड के अंदर आपने टेस्ट करना होगा। जी सुखेरा साहब, इट साउंड्स लाइक कि आपके जो केस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है और एक बहुत सिंपल सी आप डिमांड कर रहे हैं कि जो लॉ ऑलरेडी इन प्लेस है उसको यूज़ किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और देखने में तो ये काफ़ी एक सिंपल डिमांड है, लेकिन काफ़ी ताज्जुब की बात है कि कई अरसे से ये मसला चल रहा है लेकिन हुकूमत ने इस डिमांड को आज तक सीरियसली नहीं लिया। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि इस वक्त केस जो है आपका फ़ाइल हुआ हुआ जो पिटिशन है वो किस स्टेज पर है, और आप क्या आपकी तवक्कुआत हैं कि कब तक आपको एक फ़ाइनल रिस्पॉन्स मिलेगा हुकूमत की तरफ से? इसके असरात आना शुरू हो गए जी। मैं बड़ा खुश हूँ और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई इस केस के बारे में और वो मेरा ऑप्टिमिज्म शेयर नहीं कर रहे थे। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब मेरे जितने ऑप्टिमिस्टिक हों इंशाल्लाह। हुकूमत पंजाब की जो अभी रिसेंटली उन्होंने एक एक्शन प्लान अनाउंस किया है उसके अंदर ये इंक्लूडेड है कि तमाम गाड़ियों की टेस्टिंग का जो कानून है उसके अंदर जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट है वो की जाए।
जो पंजाब मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस है उसके अंदर फिलहाल तो खाली लिखा हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, यानी कि जो बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की होती हैं और उस टाइप की गाड़ियां, उनकी टेस्टिंग होनी है और 3 साल में एक दफा होनी है। तो उन्होंने अपने ही एक्शन प्लान के अंदर ये लिख दिया है कि जी हम इसके अंदर तमाम गाड़ियों को लाएंगे। अब ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मुनफरद बात है। मैं इसमें खाली ये चाहूंगा कि जो 3 साल में टेस्ट होना है उसको हम 1 साल में टेस्ट करें। 3 साल काफी लंबा टाइम है, उसके अंदर इंजन खराब हो जाते हैं, बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन हुकूमत पंजाब उस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, और जब जा रही है मेरा ख्याल है कि हम इस बात को अप्रिशिएट करें और सपोर्ट करें, और हम हुकूमत पंजाब को ये बताएं कि जब ये मंसूबा वो प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लेंगे, इसको परफॉर्म कर लेंगे और उसके असरात हमें महसूस होंगे तो हम उनको क्रेडिट भी देंगे। तो मैं क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स का भी आपके साथ बिल्कुल अग्रीमेंट में है। क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि पेट्रोल एग्जॉशन की वजह से 60 से 80% स्मॉग उन्होंने एट्रीब्यूट की है पेट्रोल एग्जॉशन के ऊपर। तो ये एक जो तासुर है हमारे लोगों में कि इंडिया से हवाएं आ जाती हैं और ये सब हो जाता है, ये हमारा अपना मसला है, ये हमारा अपना प्रॉब्लम है, हमारा खुद का कॉज क्या है। हाउ डू यू थिंक, और आप क्या लोगों को रेकमेंड करते हैं कि वो एज अ सोसाइटी अपना रोल कैसे अदा करें इस हवाले से? मैं बतौर वकील ये एक एक्शन ले सकता था, मैंने वो एक्शन लिया। आपको जब आप सोचते हैं इस इशू के बारे में और आपके जहन में आती है कि जी मेरे कुछ भी करने के कुछ असरात हो सकते हैं, वो चीज़ हमें करनी चाहिए। बिल्कुल बहुत शुक्रिया जहांजेब सुखेरा साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि जहांजेब सुखेरा ने आपको बताया किस तरीके से एक छोटी 3 साल की बच्ची के अंदर ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है हमारी हुकूमत की बनिस्बत कि क्या ज़रूरी है आवाम के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। तो बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का इसी तरह किरदार अदा करें ताकि हम ये जो स्मॉग की जो एक प्रॉपर उसकी वॉर हम जीत सकें। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मिलते हैं एक वक्फे के बाद, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले आपने देखा कि जहांजेब सुखेरा साहब किस तरीके से अपनी बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आप सबके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये केस लेकर गए हैं स्मॉग के हवाले से पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़। अब बात करते हैं एम्स्टरडैम में ऐसा क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। नाज़रीन, आपने सुना ही होगा कि 5 नवंबर की रात को इजरायली फुटबॉलर्स ने तहलका मचाया है एम्स्टरडैम में, लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने इसको बिल्कुल ही गलत तरीके से पैकेज करके दिखाया है। उन्होंने इस तरह का तासुर पेश किया है कि एम्स्टरडैम में होने वाले इन तमाम लोगों के साथ जो हुआ वो बड़ा गलत था और बिल्कुल अनप्रोवोक था। आइए आज हम आपको इसकी सच्चाई और हकीकत से आगाह करेंगे। 5 नवंबर की रात को इजरायली फ़ुटबॉल फैंस एम्स्टरडैम पहुँचे। ये मैकबी टेल अवीव नाम की फ़ुटबॉल टीम है जिसने एजैक्स के ख़िलाफ़ एम्स्टरडैम में ये मैच होना था। इसके लिए 3000 से ज़्यादा इजरायली सपोर्टर्स पहुँचे थे एम्स्टरडैम, और फ्रॉम द मोमेंट दे रीच्ड द कंट्री वो फुल ऑन गलियों में जाकर नारे लगाना शुरू हो गए। उन्होंने अरब्स के ख़िलाफ़ नारे लगाए, उन्होंने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नारे लगाए। इनफैक्ट कुछ नारों में उन्होंने ऐसे जुमले कहे हैं कि जो डायरेक्टली ट्रांसलेट होते हैं कि फ़लस्तीनियों को मार देना चाहिए, अरब्स को मार देना चाहिए, उनके बच्चों को मार देना चाहिए। इस किस्म के नारेबाजी और इश्तियाल अंगेज़ी के साथ साथ उन्होंने कई जगह जो फ़लस्तीनी झंडे नस्ब हुए हुए थे उनको फाड़ दिया और कई एंटी इजराइल प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक भी किया। कई फ़लस्तीनी लोग जो एम्स्टरडैम में फ़लस्तीन से माइग्रेट करके आए हैं और रह रहे हैं उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया है इन फुटबॉल प्लेयर्स ने। और इसका रद्द अमल में क्या होता है कि हम देखते हैं कि तमाम BBC से लेकर CNN से लेकर तमाम चैनल्स इसको एक पोग्राम का लफ्ज़ दे रहे हैं। पोग्राम क्या है? जब हॉलोकॉस्ट हुई थी तो पोग्राम का लफ्ज़ पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया था। पोग्राम एक ऐसी एथनिक जिसको कहते हैं जेनोसाइड को कहते हैं जो असल में इजराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कर रहा है। और CNN और BBC और ये तमाम बड़े इदारे जो इसको कवर करते आए हैं इन्होंने कहा कि ये पोग्राम इजरायली
सिटीजन्स के ख़िलाफ़ हुआ है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। यहाँ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि एम्स्टरडैम सिटी काउंसिल का कहना है कि ये एक बड़ी क्लियर कट कहानी नहीं है, इसमें सिर्फ फ़लस्तीनी प्रोटेस्टर्स को नहीं इल्ज़ाम ठहराया जा सकता उनके ऊपर, और उन्होंने एक मीटिंग भी करनी है जिसका यूके, यूरोप और यूएस की तरफ से काफ़ी सख्त रद्दअमल सामने आया। उन सब ने कंडेम किया इस मीटिंग को। इस मीटिंग में वो ये फ़ैसला करेंगे कि ये जो तमाम लोग हैं जिनका अरेस्ट, जिनमें से कई अरेस्ट भी हो चुके हैं, इनका क्या करना है। लेकिन एट द सेम टाइम नेतन्याहू ने अपनी तरफ से सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए 3 एरोप्लेन्स भेज दिए हैं कि इन प्लेन्स में भर कर वो अपने इजरायली सिटीजन्स को बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के, बगैर किसी जस्टिस के वापस ले आएंगे। अच्छा, इसमें डिसइंफॉर्मेशन का कितना आप देखें हैवी रोल रहा है? डेफिनेटली आई थिंक डिसइंफॉर्मेशन का बहुत गहरा ताल्लुक होता है सही इन्फॉर्मेशन को छुपाने से। जब आप आवाम को तकरीबन जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर आप चुप रहें, और आप ये नहीं कि आप झूठ। एग्जैक्टली और आप ये देखें जिस तरह इसको पोर्ट्रे किया गया इस वाक़ये को, जिसमें जो प्रोवोकेशन भी थी वो इजरायली फुटबॉल टीम सपोर्टर्स की तरफ से की गई थी, उसको इस तरह उसके पोर्ट्रेयल हुआ है। एक्चुअली जितना जो 50,000 लोग फ़लस्तीन में शहीद किए गए हैं उनका तो इस तरह किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन इसको तो इस तरह रिपोर्ट किया गया जिस तरह आपने कहा कि जैसे होलोकॉस्ट का कोई दोबारा कोई वाक़या हुआ हो। जो एग्जैक्ट प्रोवोकेशन है वो आपको नाजरीन बताते चलें कि इस तरह के जुमले भी कहे गए हैं कि पूरा इजरायली फ़ुटबॉल सपोर्टर्स का क्लब रोडों पे निकला हुआ है और चैंडिंग हो रही है कि गज़ा में स्कूल्स नहीं हैं क्योंकि गज़ा में बच्चे नहीं रहे। और इसके ऊपर इस तरह के जुमलेबाजी पर वो लोग नाच गाना कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं उन तमाम अरब्स को जो रोड पर हैं एम्स्टरडैम में। तो ये काफ़ी जो है सीरियस सिचुएशन बन गई है एम्स्टरडैम के लिए। 62 जो है ऐसे लोग हैं जो अरेस्ट हो चुके हैं इस वक्त, और 5 एंटी इजराइल प्रोटेस्टर्स भी अरेस्ट हो चुके हैं। 600 से ज़्यादा पुलिस एहलकार एम्स्टरडैम की हुकूमत ने, सिटी काउंसिल ने जो है वो डिप्लॉय किए, और उसके बाद भी सूरत हाल अभी तक काफ़ी तशवीशनाक है। अगले आने वाले दिनों में हम इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली दिस इशू इज़ एक्चुअली अनदर एग्जांपल कि इजराइल जो एक पराया स्टेट बन चुका है एंड दे गेट व्हाटएवर दे वांट, मतलब जो भी चीज़ें और ये मामलात भी उन्हीं की तरफ से इनिशिएट किए जाते हैं एंड देन दे जस्ट गेट अवे विद इट। और इजरायली फुटबॉल फैंस के बारे में आपको ज़रा बैकग्राउंड देने के लिए एक क्लिप दिखाते हैं। नाजरीन, आपने जिस तरह देखा कि इस क्लिप में आपने देखा कि ये तमाम फैंस चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको बड़ा फ़ख्र है कि ये सबसे ज़्यादा रेसिस्ट फ़ुटबॉल की टीम है अपने मुल्क में। और ये क्लिप 8 साल पुरानी है। इसका मतलब है कि इजरायली फ़ुटबॉलर्स की ये इश्तियाल अंगेज़ी, उनका वायलेंस, उनका हाइपर मैस्कुलिन टॉक्सिसिटी जो ऑलरेडी वो इजराइल से एम्स्टरडैम तक ले गए हैं, ये बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, ये इजराइल की लेगेसी है। और इससे हमें यही नज़र आता है कि इजराइल के मर्द कितने ख़तरनाक होते हैं। और रविश बरकरार है पूरे इजराइल के। आई थिंक I don't want to racially profile them, but unfortunately पूरी कौम का ही जो मतलब जो पूरी कौम का जो रवैया है वही गैर इंसानी है देखा जाए। बिल्कुल। मैंने सुना है कि आपके पास भी कुछ बहुत इंटेंस खबर है। बिल्कुल, खबर तो खैर ये दुनिया जानती है, बट ये काफ़ी मेरे आई थिंक ये इजराइल से जुड़ी हुई इस वजह से कि डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन पिछले 24 घंटों में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का ऐलान किया है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को बनाया है, और अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्स का उन्होंने तकर्रर किया है, और जो उन्होंने अपने अक़वाम मुत्तहिदा में जो अमरीका के मुस्तकिल मंदूब का तकर्रर किया है उनका नाम है एली स्टेफानिक। नाज़रीन, ये 3 नाम इस वजह से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप को समझा जा रहा था कि वह एंटी वॉर हैं या वो जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाके, लेकिन उन्होंने तीनों ऐसे लोग लगाए हैं जो आप कहें कि वो नियो कॉन, अगर आप कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि अगर आप मार्को रूबियो का तारीख़ देखें तो उनके गज़ा के हवाले से ऐसे शर्मनाक बयानात हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि इजराइल अगर ये जो गज़ा में जो हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है उस पर उन्होंने कहा कि ये हमास की गलती है। माइक वॉल्ट्स के ऊपर आ जाएँ तो उनका बेसिकली माइक वॉल्ट्स के ऊपर आ जाएँ तो ही इज़ ऑल्सो, उनका बड़ा एक्टिव रोल रहा अमेरिका की जंगों में। हाँ, उनकी अफ़गानिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी इस थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज़ उन्होंने एक तालिबान गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है कि जो वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेरर ग्रुप्स हैं
उनकी वो सपोर्ट बेहतर करें। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे खित्ते से भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। और एली स्टेफानिक, रिबा आप मुझे थोड़ी देर पहले ही बता रही थी उनके बारे में, इफ़ यू कुड ऐड समथिंग अबाउट एली स्टेफानिक। एली स्टेफानिक के बारे में ये भी बहुत मशहूर बात है कि ये जो तमाम प्रोटेस्ट हो रही थी यूनिवर्सिटी कैंपसेस पर फ़लस्तीन के हक़ में, इन तमाम प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ एक एंटी फ़लस्तीन प्रोटेस्ट भी स्टेज की जा रही थी। और ये इसकी एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन थी जो एली स्टेफानिक ने लीड की, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। इनफैक्ट कई पोजीशंस में, कई पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में उन्होंने ओपनली फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, अरब्स के ख़िलाफ़ बात की है, इसराइल के हक़ में बात की है। तो हमें ये काफ़ी प्रो इसराइल एंटी फ़लस्तीन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल जो उनकी पूरी तकरीरें हैं वो एक तरह से लगती हैं कि वो चीन के भी कंटेन चाइना की जो उनकी पॉलिसी उसका भी जो है एक तसलसल है। लेकिन नाजरीन, जो एक पर्सोना था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ़लस्तीन की जंग में कोई किरदार अदा करेंगे, अनफॉर्चुनेटली जो उनकी तकरीरियाँ हैं उन लोगों के स्टेटमेंट से ये लगता है, और जो कि कल मलिया लोधी साहिबा ने एक बड़ा अच्छा कॉलम भी लिखा और हमने भी उस दिन अपने शो में, कि जो हालात यही बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के मामले पे इजराइल की और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जो कि वहाँ पे इजराइल में जो उनकी आवाम की खुशी है उससे आया है कि हमें ये लग रहा है कि फ़लस्तीन की आवाम पर जो जुल्म है वो जारी रहेगा, क्योंकि जो हालात और वाक़यात और जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं वो यही बताते हैं। इवन जब उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो ये भी बताती हैं। एग्जैक्टली और इनफैक्ट इमिग्रेशन का जो चीफ उन्होंने बनाया है वो भी एक फॉर्मर आइस डायरेक्टर है। एब्सोल्युटली। तो जो भी तमाम उन्होंने प्रोमिसेस किए थे अपने लोगों को वो तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अरब मुस्लिम्स को प्रोमिसेस किए थे, लटीनोस को प्रोमिसेस किए थे, उन तमाम फ्रिंज ग्रुप्स को प्रोमिसेस किए थे कि जिनकी हिमायत को इस्तेमाल करके, एक्सप्लॉइट करके वो प्रेसिडेंट तो बन जाएंगे, लेकिन शायद उनमें से किसी का भी मैंडेट सही तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट नहीं करेगी। एब्सोल्युटली। सिर्फ आई थिंक यूक्रेन के मामले पे जो उन्होंने बात की थी, जो उनकी अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स हैं दे आर इन लाइन विद द यूक्रेन। एंड दैट आल्सो सीम्स इट्स एंटायरली बिकॉज़ ऑफ इलॉन मस्क। यस एब्सोल्युटली, उनका बड़ा वाज़ेह इलॉन मस्क का इस पूरी अपॉइंटमेंट पे, क्योंकि मार्को रूबियो का मैं स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने अभी 3 हफ्ते पहले ही स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका एक ऐसी वॉर में पैसे झोंक रहा है जिसका कोई एंड रिजल्ट ही है। तो उन्होंने भी कहा है कि अब इसमें पैसे झोंकना बंद होने चाहिए। तो इससे यही समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूक्रेन की जंग के हवाले से कहा था वो आई थिंक दैट विल प्रूफ, मतलब वो उनकी बात सच होगी। लेट्स सी कि किस तरह होता है। लेकिन नाज़रीन, जंगें रुकनी तो चाहिए, लेकिन इस तरह रुकनी चाहिए जहाँ इंसानी जानों का नुकसान ना हो, या किसी फरीक को किसी एक ऊपर फोकियत ना हो या पावर ना हो। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी ही रहेगा, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं होता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।